नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 16 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक जो स्टूडेंट है जो बहुत सुदूर गांव में है भारत के किसी क्षेत्र में, जिसको कोई अच्छी मैगजीन या कोई अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही पढ़ाई के लिए, उस स्टूडेंट तक हमारा वीडियो पहुंचे और वो अपनी तैयारी को करके आगे निकले और सफलता के शिखरतम बिंदु तक पहुंचे। यही हमारा टारगेट है। और आगे आने वाली जो आपकी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपका आरओ है, चाहे पीसीएस का एग्जाम है, चाहे आपका उत्तराखंड पीसीएस का है, बीपीएससी का एग्जाम है, कोई भी परीक्षा खासकर सिविल सर्विसेज की है या फिर वनडे एग्जाम है, पेट का एग्जाम है या कोई अन्य एग्जाम है, उन सभी परीक्षाओं में हम 100% सही प्रश्नों को हल करें करंट अफेयर्स के। यही हमारा टारगेट है और करंट अफेयर्स ही के वो रास्ता है जो आपको आपकी सफलता तक ले जाता है। तो बिना इग्नोर किए हुए आप लोग डेली क्लास को देखिए और अपने नोट्स को साथ साथ में बनाते रहिए। जो मैं टारगेट आपको देता हूं कि भाई ये काम आपको कर लेना है, इसको आपको होमवर्क है आपके लिए, वो काम आप जरूर करिएगा। 2 कॉपी आप लोग प्लीज जरूर बना लीजिएगा। जो भी नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2 कॉपी बनाना क्या है, आवश्यक है। क्या? 2 कॉपी। मैंने कई बार कहा है कितनी कॉपी? 2 कॉपी आपको बनानी है। आप कहेंगे सर 2 कॉपी क्यों? क्योंकि जो हमारी पहली कॉपी होगी, इस पहली कॉपी में आपको देता हूं मैं टास्क देता हूं, यानी कि क्या देता हूं? होमवर्क देता हूं, मतलब कि HW जो कि आप लोग करते होंगे पहले, कि भाई जो मैं कहूंगा यार आज के वीडियो में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रेडी कर लेना है, तो उस पहली कॉपी में आपको उस टास्क को पूरा करना है। दूसरा, जो आपकी सेकंड कॉपी होगी, इस सेकंड कॉपी में आपको क्या काम करना है? इसमें आप लोग जो पीसीएस का मेंस का कंटेंट है, मेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंस का आंसर राइटिंग, जो लास्ट में मैं क्वेश्चन देता हूं उसका राइटिंग, ये सारा काम आपको पीसीएस मेंस का आप जो आपको सेकंड कॉपी में करनी है। तो 2 कॉपी अपने साथ में लेकर के जरूर बैठिएगा, ठीक है। टास्क और बाकी कंटेंट जो है करंट की क्लास के तुरंत बात कर लीजिएगा। छोड़िएगा नहीं कि क्लास अभी ले लिया है, शाम को करेंगे, कल करेंगे, नहीं। आज करे सो काल करे, काल करे सो अब, और पल में परले होएगी, और करोगे कब। यानी कि कल कभी आता नहीं है, जो कुछ है वो आज ही है। तो कल पर टालने की जो आपकी आदत है उसको छोड़ दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अपने भीतर से कल पर काम टालने की हैबिट को छोड़ दिया, आप ये तय मानिएगा कि आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। क्योंकि हमारे अधिकतम काम जो है हम क्या करते हैं, कल पे टाल देते हैं। अरे नहीं यार, यह चैप्टर कल पढ़ेंगे, अरे नहीं छोड़ो यार, ये काम कल कर लेंगे। कल कभी नहीं आता है। जब कल पहुंचोगे तो फिर से कल एक नया आ जाएगा, परसों फिर एक नया कल आ जाएगा। कल कभी आता नहीं है। जो आज ही है वही हमारा आज है, वही हमारा कल है, यही हमारा भूत भविष्य और सब कुछ यही है। इसलिए आज के समय को आप जो है क्या करिए, यूटिलाइज कीजिए और अपने भविष्य को जो है सुंदर, सुखदम और बेहतर बनाइए, ठीक है। चलिए आइए अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं और उसके पहले हम लोग करेंगे फटाफट रिवीजन, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतिस्पर्धी की प्रतिभागियों ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नागार्जुन सागर के प्रतिष्ठित बुद्ध वनम का भ्रमण किया, जो कि आपके तमिलनाडु में है, शायद है ना? कहां पे है? यही तो है। चलिए, यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल उत्तर प्रदेश सरकार की तकनीकी और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे विश्व बैंक के साथ में मिलकर के शुरू किया है। तो अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि ये जो 2 योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, इन 2 योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ में मिलकर शुरू किया है? आप कहेंगे सर वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक। और विश्व बैंक क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यानी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि जितने भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे WTO हो गया, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसके अलावा IMF हो गया, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, इसके अलावा WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण संगठन हैं जो आपके परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। उन संबंधित संगठनों से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका विश्व बैंक का संस्थापक जो है, मतलब संस्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो विश्व बैंक का उपयोग क्या है। तो ये सारे प्रश्न इसी प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है।
नेक्स्ट है 78वें कान फिल्म महोत्सव जो है 13 मई से फ्रांस में शुरू हुआ अपने आप में, और कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे, अमेरिका ने ईरान के 3 नागरिकों और ईरान के पूर्व परमाणु हथियार कार्यक्रम SPND से जुड़े एक समूह पर जो है समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है भाई साहब, यानी कि ये अपने आप एक बड़ी बात है। दूसरा, भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सूचित किया है कि देश ने चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि अमेरिका से सुरक्षा शुल्क के रूप में भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात पर लगाए गए शुल्कों का मुकाबला किया जा सके। आजकल अमेरिका जो है टैरिफ बहुत खेल रहा है ना। मैंने एक दिन कहा था कि उसने चीन के ऊपर टैरिफ लगाया खूब ज्यादा, बदले में गुस्सा आ गया चीन, अच्छा तुम मेरे को टैरिफ लगाओगे, बदले में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। अब बात क्या है, मेन इकोनॉमिकल जो है बैकग्राउंड की अगर बात करें हम, यानी कि जो चीन है वो अपने आप में सब जो है टॉप 4 जो है जो कंट्रीज में आता है, यानी कि अपने आप में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आता है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी मानी जाती है वो देश अपने आप में मजबूत होता है। अमेरिका को लगा कि मामला भैया गड़बड़ा जाएगा, अमेरिका ने टैरिफ को क्या कर लिया, डाउन कर लिया, कम कर लिया। चीन ने कहा अच्छा तुम करते हो कम तो हम भी कम कर लेते हैं, तो ऐसा हुआ। तो अभी आजकल अब ये हो क्यों रहा है, मैंने कई बार कहा है, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वहां के राष्ट्रपति, जो कि भूतपूर्व पत्रकार और साथ ही साथ में बिजनेसमैन तो हैं ही हैं। तो पत्रकार और बिजनेसमैन की चाल कैसी होती है ये किसी से छुपी है नहीं, तो बस उसी का गेम वो खेल रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। चलिए, केंद्र सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि अब हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 23 सितंबर की ही डेट क्यों चूज की गई, मैंने कल आपको ये बात समझाई थी, अगर आपको याद होगा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि शरद विषुव और वसंत विषुव बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। कल ये टास्क में देना भूल गया था, इसको आप लोग बताइएगा। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा क्या, शरद विषुव, 2 कॉन्सेप्ट, क्या शरद विषुव, ठीक, और वसंत विषुव, ये दोनों जो है पॉइंट क्या है आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, वसंत विषुव, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ये शरद विषुव और वसंत विषुव कब होता है, एक इमेज आपने कल मैंने आपको बताया था ना, शायद आपने ज्योग्राफी में कुछ इस प्रकार का इमेज आपने पढ़ा होगा, है ना, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। जब आपकी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से यहां पर आती है, फिर कुछ प्रकार से यहां आती है, फिर यहां आती है, फिर यहां आती है, ऐसे कंडीशन में क्या कुछ घटनाएं बनती हैं। शायद आपको इस इमेज को देखकर कुछ याद आ रहा हो, अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो आपको याद हो। मैं समझाऊंगा नहीं भाई साहब, ठीक है, बहुत समझाता हूं, इसको आपको पूरा करके आना है कि क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, पृथ्वी का 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण। ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको जरा मुझे बताइएगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्या पृथ्वी 2 चीजें करती है, एक परिक्रमण करती है जो है, और एक क्या करती है, परिभ्रमण करती है। ये परिक्रमण और परिभ्रमण का कॉन्सेप्ट क्या है मुझे बताइएगा। परिक्रमण, ठीक, और परिभ्रमण, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं आपके सामने, और मैं देखना चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी में पढ़िए कि नहीं पढ़िए, कितना कॉन्सेप्ट आपका ज्योग्राफी का क्लियर है। पृथ्वी का परिक्रमण क्या कहलाता है और पृथ्वी का परिभ्रमण क्या कहलाता है, जरा मुझे इसको बताइएगा। नहीं पता होगा तो नेट से सर्च कीजिएगा, लेकिन मुझे बताइएगा जरूर, देखते हैं कि। और इन दोनों की घटनाओं से, यानी कि परिक्रमण करने से पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है और परिभ्रमण करने से कौन सी दशाएं उत्पन्न होती हैं, ये मुझे बताइएगा कि परिक्रमण और परिभ्रमण होता क्या है और इनके होने से आखिर कौन सी नई दशाएं उत्पन्न होती हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे इसका उत्तर जरूर देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जस्टिस BR गवई ने देश के 52वें यानी कि 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, क्या बोलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया भाई साहब। और याद रखिएगा ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है कई बार। वीर रथ पार्क और संग्रहालय एक प्रस्तावित स्मारक स्थल है जिसे उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 145 में नलगढ़ा गांव में विकसित किया जा रहा है भाई साहब। ये हमारे क्रांतिकारियों की याद में अपने आप एक बड़ा जो है पार्क स्थापित किया रहा है नोएडा में अपने आप में, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। चलिए, कल के प्रश्न का उत्तर, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था, आपको बहुत सारी बधाई, थार का मरुस्थल। ठीक, चलिए अब आज का पहला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस।
आप में से बहुत सारे लोग नर्स का कोर्स कर भी रहे होंगे, कुछ लोगों ने मे भी कर भी लिया हो, कुछ के घर वाले कर रहे होंगे इसको। बीएससी नर्सिंग होता है, आप जानते होंगे, है ना। बीएससी नर्सिंग करने वाले बहुत होते हैं, बीएससी नर्सिंग करने वाले सीएचओ बन जाते हैं आजकल, है ना। एनआरएचएम से वैकेंसी आती है, शायद संभवतः आप लोग जानते होंगे, सीएचओ, है ना, बढ़िया पोस्ट होती है भाई सब सीएचओ की। तो लोग सीएचओ आजकल बन जा रहे हैं, लोग एएनएम का कोर्स भी करते हैं। लेकिन नर्स का अपने एक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जब भी आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो नर्स आपकी कुछ उसी प्रकार से सेवा करती हैं जिस प्रकार से घर में आपकी बहन और आपकी माता सेवा करते हैं। हमें हमेशा नर्सों का जो है हमेशा सम्मान करना चाहिए, वो अपने आप में पूजनीय होती हैं, दिन रात आपसे आपके लिए जगती हैं, आपको इंजेक्शन लगाने से लेकर के आपकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती हैं। ये बड़ी बात है कि आपके हॉस्पिटल में अगर सबसे ज्यादा कोई सेवा करने वाला कोई होता है तो वो होता है आपकी नर्सें होती हैं, तो इसलिए उनका सम्मान हमेशा। कुछ लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो नर्स को ऐसे समझते हैं कि नौकर है एकदम से, बिल्कुल हल्का स्लेट हो गया, ये करते हो आप हॉस्पिटल में, आप ड्यूटी नहीं कर पाती हैं, ये है वो है। अरे भाई साहब, वो उनकी जॉब है, वो नौकर आपकी नहीं है, वो उनका काम है। आपको लगता है आप वो काम करें तो आपके सर्वेंट हो गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो अपनी जॉब कर रही होती हैं, वो आपकी सेवा कर रही होती हैं। नौकर का मतलब वो वाला नौकर नहीं होता जो आप सोच रहे होते हैं। और कोई भी नौकर को नौकर क्यों कहें, सेवा भाव की भावना होती है अपने में, सेवा जो करता है वही अपने आप में महान होता है, ठीक है। तो कई बार हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि जब पेशेंट जाते हैं घर में तो वो हॉस्पिटल में, तो नर्स को एकदम नौकर सर्वेंट समझ लेते हैं, सर्वेंट से भी गिरा हुआ, एकदम कुछ भी बोल देंगे, चिल्ला देंगे, ये गलत तरीका होता है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। वो अपनी जॉब करती हैं और महिलाओं का तो वैसे भी हमें सम्मान करना चाहिए, राइट। अपने आप को नवाब मत समझा करिए, हॉस्पिटल जब जाया करिए। घर में बीबी से मांगते हो कि पानी तो नहीं देती होगी, मारती होगी, तमाचा उठा लेके आप पानी चुपचाप से, मैं भी ड्यूटी करके आए, तुम भी ड्यूटी करके आए हो, नहीं देंगे पानी। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तब आपको लगता है एकदम बस आपको सब कुछ मिल जाना चाहिए, गलत तरीका है, ठीक है। चलिए खैर, तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो है हर साल 12 मई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर की नर्सों को उनके अमूल्य योगदान और सेवाओं के लिए सम्मानित करने का उद्देश्य से मनाया जाता है। मैं तो यह दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी माने जाने वाली कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बखूबी आप जानते होंगे, उन्हीं के जो है क्या कहते हैं आपका जो है जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो नर्सों का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, और वैसे भी कहा जाता है यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना, सुना होगा। हम सभी लोग किससे हैं, महिलाओं से हैं, स्त्रियों से हैं, ठीक है। हमसे महिलाएं नहीं हैं, जन्मात्री वही होती है, ठीक है। इसलिए हमेशा उनका जो है हमें कर्ज नहीं भूलना चाहिए। चलिए, थीम याद रख लीजिए इस बार की क्या है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, यानी कि नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती हैं। आवर नर्स आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथनेस इकोनॉमिक, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रथम आयोजन अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद आईसीएन ने 1965 में पहली बार इसे मनाना शुरू किया था, और आयोजक संस्था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स आईसीएन है। उद्देश्य नर्सों के योगदान को मान्यता देना, स्वास्थ्य सेवाओं की में नर्सिंग की भूमिका को उजागर करना, और नर्सिंग पेशे को बढ़ावा देना और समर्थन देना, ये इसका क्या है, नर्सिंग डे का उद्देश्य है, मोटो है, ठीक। चलिए, अब आप बताइए कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी आपने यहां पर देखा, कहां पर, ये कि हर साल 12 मई को मनाया जाता है। तो देखो 12 मई कहां पर है, सी में है, तो बस चीज करेक्ट है सर। विजय दिवस भाई साहब, अभी विजय दिवस आप जानते होंगे, रूस में विजय दिवस मनाया गया था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वहां पर बुलाया गया था। कब, विजय दिवस में। तो हालांकि वो नहीं जा पाए थे, कोई और गया था उनकी जगह पर। कौन गया था मुझे बताइएगा, ठीक। और द्वितीय विश्व युद्ध, इसका विजय दिवस का जो संबंध है वो किससे है, सेकेंड वर्ल्ड वार से। किससे, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उससे है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार। अरे भाई साहब, ठीक है। तो आपका रसिया, ठीक है, आपके अलावा कुछ अन्य कंट्रियां जो है क्या करती हैं, फ्रांस, ये सब क्या करती हैं, विजय दिवस के रूप में मनाती हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध आपके पीसीएस के मेंस में जो है पेपर फर्स्ट में जो है सिलेबस का पार्ट भी है आपके, तो यहां पर प्री के लिए भी आवश्यक है आपके, और ये मेंस के लिए भी आवश्यक है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों छिड़ा, इसके तात्कालिक क्या कारण रहे हैं, और वैश्विक पटल पर द्वितीय विश्व युद्ध का क्या जो है इंपैक्ट पड़ा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लिए, है ना। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 8 मई 2025 को विजय दिवस के रूप में घोषित किया, यानी जो 8 मई होगा वो हर साल वहां पर विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत और की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर लिया गया है। यह तिथि 8 मई 1944 को जर्मनी के आत्मसमर्पण की याद में मनाया जाता है। आप जानते होंगे जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और मित्र देशों की जीत के रूप में इसको मनाया जाने लगा।
जिसे यूरोप में विजय दिवस यानी कि विक्ट्री इन यूरोप डे के रूप में इसको मनाया जाता है अपने आप में। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दिन को अमेरिकी सशस्त्र बलों की शक्ति और बलिदान को सम्मानित करने के लिए घोषित किया। आप जानते होंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1939 टू 1945 के मध्य में हुआ। में मित्र राष्ट्रों यानी कि मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ आदि ने धुरी राष्ट्रों जैसे जर्मनी, आपका इटली और जापान को हराया था। और आप जानते होंगे जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था, एटम बम यानी कि परमाणु बम गिराया था, जिसकी विध्वंसता आप बखूबी जानते होंगे, समझते होंगे। आप इसको मैं क्या ही समझाऊं। और अभी भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें भी जो है क्या कहते हैं, ये परमाणु बम का खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान क्या पगला देश है भाई साहब, कुछ करता रहता है, मतलब अजूबा देश है अपने आप में, है ना। मैं तो पाकिस्तान को ना छोटा सा बच्चा समझता हूं, सही बता रहा हूं मैं आपको, तुरंत छोटा सा ना, मैं इसको क्या समझता हूं, बच्चा समझता हूं एकदम से, है ना। ये बढ़िया बंदूक एकदम गन इनके AK-47 तो इनके रग रग में है ना। ये भगवान को गिफ्ट देते हैं अल्लाह जी इनको, है ना। AK-47 एकदम बाल बाल बड़े हैं, बढ़िया से मुस्कुरा रहे हैं, है ना। ये सब भाई साहब इनके बॉडी में ना करंट लगा रहता है, इनके ट्रांसफार्मर फिट है पाकिस्तानियों के इसमें। हाँ सही बता रहा हूं, मतलब कुछ भी होगा ना एकदम करंट लग जाता है इनको, एकदम से पगला जाएंगे, एकदम से कुछ भी हो जाएगा। भाई साहब क्या हुआ, जब इनको पाकिस्तान वो कि जो एयर बेसेस थे आतंकवादी जब अड्डों को जब भारत ने जो है क्या कहते हैं ध्वंस किया, एकदम पगला गए। एक जहां कह रहा मैं तो बम फोड़ दूंगा। मैं कहा यार ये कौन सी बात होती है, मतलब तुम पर हमला होता है, तुम युद्ध नहीं लड़ते, तुम बम फोड़ दोगे, मतलब बम फोड़ दोगे यार, ये कौन सी बात होती है ना। जैसे छोटा सा बच्चा नहीं होता है तो उसके हाथ में कोई सामान होता है तो उसको कहते हैं बाबू प्लीज मत करो, नहीं मैं फेंक दूंगा, मैं फेंक दूंगा। मैंने कहा यार ये कौन सी बात होती है, एकदम से फेंक दोगे तुम, है ना। तो कोई बात होती है एकदम से बस चलो तुरंत चलो, अच्छा लड़के नहीं बोलते हैं चलो मामा तलो युद्ध लड़ने, तुरंत युद्ध जो है लड़ने चल देते हैं एकदम से, बिल्कुल पगले हैं भाई साहब। तो ये एक पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि इसका मैं क्या ही बताऊं, जब मुझे पाकिस्तान के बारे में याद आती है तो मुझे बड़ी हंसी आती है यार। मतलब क्या है, आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ाइए, आगे करिए यार, मतलब भारत से अच्छा भारतवासी भी एकदम से बिल्कुल बस मार देंगे, काट देंगे एकदम से, टीवी पर देखते एकदम पगला जाते हैं भारतवासी भी एकदम से। ठीक है यार, ये ऑलरेडी है सब, इसके पास कुछ है वही नहीं भाई साहब, ठीक है कुछ नहीं है। एक दिन मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें जो है दिखा रहे थे, किसी ने शॉर्ट बनाया हुआ था, उसमें लिखा था ये देखो हम कितनी शुद्धता रखते हैं। तो हमारे यहाँ पर शॉर्ट्स में नहीं, वीडियो में वो जो पापड़ी पुड़ी बनाते हैं गोलगप्पे वगैरह, उसका दिखा रहे थे, और अपने यहाँ पर मशीन से जलेबी बनाते हुए दिखा रहे थे कि देखो हमारे यहाँ मशीन से बनाई जाती, तुम्हारे यहाँ कैसे करते। मैंने कहा अरे महाराज क्या ही तुम दिखा रहे हो यार। खैर चलो, पाकिस्तान की बात ये मुझे याद आती तो मजा आता है। चलिए खैर, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने बिना शर्त जो है आत्मसमर्पण कर दिया। मैं बात जापान की कर रहा था कि जापान में जब नागासाकी और हिरोशिमा पे जब परमाणु बम अमेरिका ने गिराया तो एक बड़ी विध्वंसक जो है वहां पर चीजें हुई, और उसका इंपैक्ट आज भी होता है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी आप जानते होंगे, भोपाल गैस त्रासदी कई बार प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी भाई साहब, कौन सी गैस रिलीज हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में, आप जानते होंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपके एग्जाम से कनेक्ट करती हैं, अनर्गल बातें नहीं बता रहा हूं, इसलिए प्लीज इसको ये मत सोचिएगा कि सर कुछ भी बता रहे हैं। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, और ये अभी चर्चाओं में भी रहा है, आप भाई जानते होंगे। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसका जो कंपनी नाम था वो अमेरिकन यूनिलीवर कंपनी थी अपने आप में जो है। ठीक है, अमेरिका की कंपनी थी शायद समोता। ठीक है, और इसमें MIC रिलीज हुई थी। ये इतनी खतरनाक है कि इससे लाखों लोग जो है इससे प्रभावित हुए। और मैंने एक दिन पीसीएस के बैच में जो कि एप्लीकेशन पर चलता है वहां पर मैंने एक आर्टिकल कराया था, उसमें जो है ये बात कही गई थी कि जो बचपन से जो वहां पर जो गर्भावस्था में थे बच्चे, जब वो बाहर निकले गर्भावस्था से, जब उनकी डिलीवरी हुई बच्चों की, तो बचपन से ही किसी के किडनी प्रॉब्लम, किसी की कुछ प्रॉब्लम, किसी की कुछ प्रॉब्लम, और मतलब डॉक्टर ने इनको आजीवन जो है 10-10, 15-15 टेबलेट डेली खाने के लिए बोला कि आपको 10-15 टेबलेट डेली खाना है। तो डेटा सामने आया था कि एक व्यक्ति जो है अपने औसत 50 साल की उम्र में 100 किलोग्राम, पता नहीं कितना किलोग्राम उसमें जो है लिखा हुआ था कितना दवा वो खा चुका होता। सोचो, तो ये MIC का इंपैक्ट है। सोचो जब परमाणु बम जब गिराता है कितनी रेडियो एक्टिविटी फैलती है, कितना ज्यादा भयानक नुकसान होता है। आज भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में लोग आज भी हैंडीकैप पैदा हो रहे बच्चे,
रेडियो धर्मिता का इतना नेगेटिव इंपैक्ट होता है। जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान पे बम फोड़ दो, भाई साहब पगला देश है, हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, ऐसे अभी नहीं करना पड़ेगा। डरते नहीं हैं हम, लेकिन हमें बहुत रणनीति के साथ चलता है। कोई देखो पॉक ले लो, पीओके ले लो। अरे महाराज क्या खेल है, क्या कुछ भी ले लो उठा लोगे? पीओके को लेने के लिए हमारी सेना को वहां पर भेजना पड़ता। वो तैयारी फिलहाल नहीं थी, है ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य था इनके आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना। जब हम इस मूड से जाते कि अपन को इस बार पीओके लेना, तब ले लेते हैं ना, आपके चिल्लाने से नहीं हो जाता कुछ। इसलिए हमेशा धैर्यतापूर्वक चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो एमआईसी रिलीज हुई थी और ये भोपाल गैस त्रासदी अभी चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि यहां पर जो मलबे पड़े थे, अभी जो है इतने सालों के बाद जो है उस मलबे को हटाने का कार्य शुरू किया गया। उस मलबे को भोपाल शहर से बहुत दूर जो है डंप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चर्चाओं में रहा है। अच्छा, मिथाइल आइसोसाइनेट ये तो हो गया, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी भाई साहब? यही प्रश्न को कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। बताइए भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इसका ईयर मुझे बताइएगा कमेंट करके जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये यहां पे हम लोग थे, अब देखो पॉइंट हम लोग कहीं और चले जाते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो ये जब मित्र देशों की जीत हुई तो उसी के जो है देशों की जीत जब हुई तो उसी के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं जो है विजय दिवस के रूप में मनाया गया। 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने बिना शर्त जो है समर्पण कर दिया और इसी दिन को विक्ट्री इन यूरोप डे के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। और ये आपने बता दिया कि भाई किस दिन विजय दिवस के रूप में अमेरिका ने मनाने का निर्णय लिया है, तो कब लिया है? 8 मई को, है ना, 8 मई को होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 8 मई को। तो बस ये हो जाएगा आपका 8 मई, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर अजय कुमार संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूपीएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आप लोग एग्जाम देते हैं। यूपीएससी आपका एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीडीएस का कराता है, और आपका जो आपका आर्म्ड फोर्सेस होता है उसका भी एग्जाम यही कराता है अपने आप में, है ना। तो कई सारे एग्जाम जो है ये कराता है, ये अच्छा भी है। तो आइए देखते हैं इसको। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर अजय कुमार को। और इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार डॉक्टर कुमार का कार्यकाल उस दिन शुरू होगा जब वह आयोग के अध्यक्ष के रूप में ग्रहण करेंगे। डॉक्टर कुमार एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, यानी कि रिटायर्ड जो है ये क्या है? आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। वे केरल कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने पूर्व में अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो बड़े पद पर ये रह चुके हैं और अब यूपीएससी का कार्यभार संभालेंगे। देखते हैं यूपीएससी में क्या कुछ फेरबदल होता है। संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बारे में बात करें तो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय कुमार हैं। सदस्य कुल 10 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष समेत 11 लोग हो जाएंगे। नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करने हैं? याद रखने सारे के सारे, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अमित कुमार या डॉक्टर मिस्त्री? तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर अजय कुमार, है ना। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि अजय कुमार, ठीक है। चलिए, चीन के द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्र पर अधिकार का दावा किया गया है और यह कोई पहली बार नहीं है। चीन अक्सर जो है क्या करता है, भारत के जो है कुछ एरियाज पर, खासकर अरुणाचल प्रदेश के एरिया को जो है क्या कहता है? अपना जो है प्रदेश कहता है। कौन? चाइना कहता है। जो चाइना है, और ये आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, तो यहां के कई सारे एरिया को क्या कहता है कि भैया ये डिस्प्यूटेड एरिया चाइना के लिए अपने आप में। यहां पर आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये एरिया पूरा पूरा क्या है? चाइना का है, अपने सॉरी इसका अरुणाचल प्रदेश का है, और यही इसी एरिया को चाइना का है। आप जानते हो कि चाइना इधर पूरा भारत में मैप में फैला हुआ है। इसको मैं जूम करके आपको मैं दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। जूम करके मैं दिखाता हूं आपको, ठीक। चलो, दिख गया पूरा? इसको हम लंबा कर रहे थे थोड़ा सा, ठीक है। ये जो आप पूरा एरिया देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो एरिया है, ये इस पूरे के कहीं ना कहीं लगभग अधिकतर एरिया को कहता है, चीन का कहता है हमारा एरिया है इस अरुणाचल प्रदेश को। ये डिस्प्यूटेड एरिया है अपने आप में। क्या? किसके लिए? ये डिस्प्यूटेड एरिया है आपके जो है क्या कहते हैं? इसके लिए। और आप जानते होंगे इधर अपना जो है चाइना है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो चाइना का पूरा पूरा इधर लोकेशन है अपने आप में। ये मैप है इंडिया का, आप देख पा रहे होंगे। यहीं पर क्या अरुणाचल प्रदेश है। तो ये एरिया अपने आप में हमेशा जो है क्या कहते हैं? खतरों में रहता है। डोकलाम आप जानते होंगे, डोकलाम मुद्दा चले था, वो भी अपने आप में चर्चाओं में रहा था।
तो लेकिन भारत कहता है कि नहीं यार, ये एरिया जो है हमारा क्या है, हमारा अपना एरिया है, और ये आप इसको अपना नहीं कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, हमारा खुद का एरिया है। तो इसी बात को लेकर के जो है कई बार वाद विवाद होता रहता है, कई बार जो है सैनिक लोग भी आपस में भिड़ जाते हैं, जैसे कि डोकलाम में देखने को आपको मिला हुआ था। तो खैर छोड़िए, वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि मैंने कई बार आपसे कहा है कि ये जो चाइना है भाई साहब, इस चाइना की जो है विस्तारवादी नीति है। कैसी है? विस्तारवादी नीति है, विस्तारवादी। ठीक है, कैसी नीति है? विस्तारवादी। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे इसको। विस्तारवादी नीति मतलब कि ये हमेशा अपने आप को फैलाना चाहता है कि भैया हमारा ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। ये बहुत, जैसे पाकिस्तान नहीं है वैसे ही चाइना है अपने आप में, तो ये भी खतरनाक कंट्री है अपने आप में। अभी देखा आपने भारत पाक युद्ध में चीन ने पाकिस्तान का साथ देने की बात कही ली अपने आप पे, चिढ़ता है चीन अपने आप में भारत से बहुत खतरनाक, बहुत तरीके से। तो क्या हुआ कि अब चूंकि विस्तारवादी नीति है, तो इसी विस्तारवादी नीति के तहत ये अलग अलग, ये सिर्फ भारत में ही नहीं भाई साहब, ये अलग अलग देशों में भी अपने क्षेत्र का दावा करता हुआ नजर आता है अपने आप पे। लेकिन भारत से भिड़ोगे भाई तब छोड़ेंगे तो थोड़ी ना। तुम भी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अगर उभरे हो, तो हम भी आर्थिक महाशक्ति हैं। तुम्हारे पास अगर डिफेंस पावर अच्छी है, तो हमारे पास भी डिफेंस पावर अच्छी है, और अब तो हम डिफेंस में खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा बजट डिफेंस का बहुत आगे बढ़ा, अभी आगे हम चर्चा करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में, तो हम डरने वाले हैं नहीं। तो भारत ने क्या कहा है, स्पष्ट रूप से इस बात के लिए कह दिया है कि भाई भारत ने स्वीकार कर दिया है कि चीन अपने निराधार और हास्यास्पद प्रयासों के तहत अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नए नाम लगाने का प्रयास कर रहा है। नए नाम देता है, कुछ नाम रख देगा, ये हमारा प्रदेश है। नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे कह दोगे यार, तुम्हारा है भाई। देखो, अब ऐसे तो हम भी कह दें कि पूरा चाइना ही भारत का है, क्योंकि मिजोरम में आप जाएंगे और असम के एरिया में जाएंगे तो उनकी भी आंखें दबी सी रहती हैं, और बाकी जब तुम्हारे ऐसा रहता है तो हम तो पूरा चाइना ही हमारा है, तो हम तो भी कह सकते हैं ना भाई पूरा चाइना ही हमारा है। तो अब क्या कर लोगे तुम? तो ये तरीका गलत है कि आप कुछ भी एरिया को अपना बताते हो। ठीक है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि ऐसे कदम पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और भारत की सुसंगत और सिद्धांतवादी स्थिति के सीधे विरोध में है अपने आप पे, है ना। चलिए, लैक, आप जानते हो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, यह भारत और चीन के बीच वर्तमान में प्रभावी सीमा है, जो वास्तविक नियंत्रण को दर्शाती है, ना कि मान्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। यह रेखा 3 क्षेत्रों में विभाजित है। कौन सी? LAC, पूर्वी क्षेत्र आंचल प्रदेश और सिक्किम तवांग सहित, मध्य क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख। यही पूर्वी क्षेत्र में ही क्या कहते हैं, डिस्प्यूट आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसी एरिया में, ये एरिया क्या है, डेंजर जोन में आता है। हालांकि कई बार मध्य क्षेत्र भी चर्चाओं में रहता है और यह भी चर्चाओं में रहता है, अक्साई चीन, ये वाला क्षेत्र आपका। ठीक है, चलिए, विवादित क्षेत्र क्या है, अक्साई चीन है, मैंने जैसे बताया लद्दाख में, यहां पर भी चर्चा होती रहती है। भारत इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा मानता है। मानता क्या है, हाई है अक्साई चीन। चीन ने 1962 के युद्ध के बाद इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इस अक्साई चीन पर। ठीक है, और अब यह उसके सिनजियांग क्षेत्र से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, अक्साई चीन किसका हिस्सा हुआ है, भारत का ही हिस्सा है अक्साई चीन अपने आप में। ठीक है, मैप में शायद है कि नहीं मेंशन इसमें, एक मिनट में देखता हूं। अक्साई चीन शायद नहीं है मैप पे, है ना। ठीक है, ये और मैकमोहन लाइन जानते होंगे, मैकमोहन लाइन भारत जो है चीन के मध्य में है, ये भी है यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश, ये तो विवादित हाई है। भारत इसे पूर्ण रूप से अपना राज्य मानता है, मतलब हाई है, मानता है क्या, हाई है। चीन इसे दक्षिण तिब्बत का बताकर दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूरे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत कहता है, सॉरी चीन कहता है ये दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है भाई साहब। अरे अभी कैसे हो जाएगा भाई साहब आपका हिस्सा, कुछ भी बोल दोगे आप, मतलब तो कुछ भी हो जाएगा, डराओगे क्या भाई साहब। चाइनीज भी सामान फुस हो जाता है। ठीक है, अभी देखा आपने जो है पाकिस्तान के क्या क्या किया कांड। डोकलाम, भूटान भारत चीन त्रिकोणीय क्षेत्र अपने यहाँ पे, क्या जो डोका में भारत भूटान और चीन का त्रिकोणीय क्षेत्र बनाता है, और यहीं पर जो है आपने डोकलाम में विवाद आपने देखा रहा होगा, आपको याद होगा कि भाई किस प्रकार से डोकलाम में जो है दिक्कतें आती हैं। ठीक है, चलिए, ये एरिया कुछ यहीं पे पड़ेगा आपका, है ना। चलिए, तो ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो क्या हैं, विवादित क्षेत्र माने जाते हैं चीन के साथ में। ठीक है, डोकलाम 2017 में आपने देखा कि भारत और चीन की सेनाओं में यहां पर 73 दिन तक जो है क्या कहते हैं, गतिरोध बरकरार रहा। प्रश्न, अब बताइए, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा
निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत और अफगानिस्तान। सिंपल सी बात है, भारत और चीन। ध्यान रखिएगा, सीमाओं से संबंधित प्रश्न कई बार पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है, मिसलेनियस के फॉर्म में, जिसको हम विविध बोलते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमा किस देश के मध्य में लगती है। तो ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखने हैं। अब आप बता दो, भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? भारत नेपाल के मध्य में क्या बोलते हैं? और भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, नोएडा और बेंगलुरु में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग केंद्र का भी हाल ही में उद्घाटन जो किया गया है। सेमीकंडक्टर, मैंने कई बार आपको बताया कि सेमीकंडक्टर आपके जो है हेल्थ सेक्टर में, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होते हैं उनको बनाने में और बहुत प्रकार के उपकरणों को बनाने में जो है ये सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। तो अभी हाल में क्या हुआ है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है क्या कहते हैं 13 मई को नोएडा और बेंगलुरु में 2 प्लेसेस पर अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग केंद्र जो है क्या किया, उद्घाटन किया है। यह केंद्र अत्याधुनिक 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए भारत में पहले केंद्र होंगे। इससे वैश्विक सेमीकंडक्टर नवाचार में भारत मजबूती से क्या होगा, स्थापित होगा। सेमीकंडक्टर के रूप में जो है ऑलरेडी हम लोग आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अभी आगे हम और मजबूत होंगे, ठीक है। चलो, भारत में पहली बार उन्नत 3 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन करने की क्षमता इस केंद्र की प्रमुख विशेषता होगी। सेमीकंडक्टर का उपयोग यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गया, ये सब इसमें बनाया जाता है। अच्छा, डायोड एक सामने आपकी चर्चा है। डायोड, जो अभ्यर्थी अभी तुरंत +2 का एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, वो लोग डायोड अच्छे से जानते होंगे। 2-3 साल बाद डायोड भूल जाओगे क्या है, डायोड, ट्रांजिस्टर, एसी डीसी करंट क्या होता है। लेकिन जिन्होंने अभी एग्जाम पास किया होगा 12th वाला, वो लोग डायोड को जानते होंगे। डायोड का क्या काम होता है, फंक्शन डायोड का क्या काम होता है, कमेंट करके जरा मुझे बताइए 12th क्लास के बच्चे, अगर मुझे मेरा वीडियो कोई देख रहा है तो, ठीक है। अच्छा, वो तो मुश्किल होगा कोई देख रहा होगा, कि जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट वही देखते हैं, लेकिन जो तैयारी में आए होंगे वो बताएं मुझे कि डायोड का फंक्शन क्या होता है बेसिकली, है ना। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे, है ना। चलिए, ये उपकरण कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो आदि के प्रमुख घटक के रूप में जाने जाते हैं। ये सब बात आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर और मोबाइल में भी ये जो इसका प्रयोग होता है, जैसे प्रोसेसर में, सीपीयू में, मेमोरी में, ग्राफिक्स कार्ड में, चिपसेट में, ठीक है, इसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। संचार उपकरण माने जो कम्युनिकेशन के जो आपके वो होते हैं चीजें, उसमें भी यूज किया जाता है, जैसे मोबाइल नेटवर्क में इंटरनेट, मॉडेम, सैटेलाइट संचार, इसमें भी जो है यूज किया जाता है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी में सोलर सेल सेमीकंडक्टर सामग्री जैसे कि सिलिकॉन से बने होते हैं, जो सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलते हैं अपने आप में, है ना। देखा होगा ना, सोलर पैनल होता है ऐसे ऐसे, है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे, है ना। ये क्या सिलिकॉन के बने होते हैं अपने आप, है ना, ऐसा देखा होगा आपने। ये सौर ऊर्जा में भी, यानी कि सोलर एनर्जी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में, सेंसर, इंजन कंट्रोल यूनिट में कई जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं। स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन में, रोबोटिक्स में, स्वास्थ्य उपकरणों में जैसे एमआरआई में, ईसीजी में, ठीक है, इनमें सब में भी कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब ये आपके एग्जाम पूछ सकता है कि बताओ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कहां कहां पर किया सकता है। 125 शब्दों में पीसेस में आपके प्रश्न पूछ लेगा, तो बस आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, ठीक है। नंबर 1, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13 मई को लखनऊ और दिल्ली में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर इकाई का उद्घाटन किया। पॉइंट सही है क्या? ध्यान से पढ़ो, मुझे बताओ सही गलत है, देखते हैं आपकी बुद्धि कितनी तेज है। ये आपका कथन क्या है? रॉन्ग है। ये रॉन्ग है क्योंकि ये लखनऊ और दिल्ली में नहीं हुआ भाई साहब, ये कहां हुआ? नोएडा और बेंगलुरु में किया गया है ना। तो बस ध्यान दीजिएगा, ये रॉन्ग है आपका। कौन सा सही नहीं है? ये नहीं सही है, और ये वाला कथन जो है सही है, ठीक है, कि भैया डायोड और ट्रांजिस्टर बनाने में इसका इस्तेमाल किया होता है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। क्या पूछा कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 नंबर कथन नहीं सही है। अब देखो केवल एक कहां पर है? यहां पर है केवल एक, तो बस ए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़िए। मेड इन इंडिया सैन्य उपकरण, ये भी चर्चाओं में रहे हैं, और उपकरणों नहीं मत कीजिए, इसको उपकरण कर दीजिए। भाई साहब अभी आपने देखा होगा कि जो है ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया था, उसके बाद अभी हाल ही में 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है ऑपरेशन सिंदूर पर अपने वक्तव्य दिए, अपनी बातें कहीं शेयर की, और उन्होंने जो है डिफेंस सेक्टर की बात की, और उन्होंने कहा जो हमारे स्वदेशी जो हमारे क्या कहते हैं जो वेपन्स हैं, इनकी प्रभावशीलता बहुत है। आपने ब्रह्मोस की ताकत को देखा, इसके अलावा
कई ऐसी मिसाइलें भी हमने चलाई जो स्वदेशी उपकरण से बनाई गई हैं। तो प्रधानमंत्री इस समय ऐसा बात बोलते हैं कोई भी चीज, तो उनका स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है भाई साहब। ये भारत की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री का एक भी वक्तव्य कुछ निकलता है तो उसमें बड़ा वैश्विक पटल पर बड़ा चेंज हो जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी वेपन्स की बात की थी। आपने देखा कि इससे क्या हुआ कि स्वदेशी व्यापार का जो शेयर था अपने आप में क्या होगा, एकदम तेजी से उसमें उछाला गया, अपने आप में बड़ी बात हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं स्वदेशी जो हमारे उत्पाद हैं, वेपन्स हैं, जो उपकरण हैं हमारे, उनमें जो है क्या कहते हैं, उसमें व्यापार में वृद्धि होना स्वाभाविक हो गया। ये एक बड़ी बात है अपने आप में, है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया, क्या मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों पर बल दिया और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। के बाद कारोबारी सत्र में भारतीय रक्षा कंपनियों के शेयरों में 9% तक का तेजी आ गई। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे उपकरण बढ़िया हैं तो निश्चित तौर पर इससे क्या होगा, इससे जो है हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग जो है विदेशों में अपने जो है क्या कहते हैं उपकरणों को, अपने वेपन्स को बेच पाएंगे। और जब हम बेचेंगे तो क्या होगा, हमारे यहां पर विदेशी मुद्रा आएगी और विदेशी मुद्रा आएगी हमारे पास तो क्या होगा, हम उसे और तेजी के साथ बढ़ाएंगे और इससे हम बढ़ती हुई तेज इकोनॉमी के रूप में हम सामने आएंगे। तो ये क्या अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है, हमारे लिए जरूरी है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम अपने डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि अब मेड इन इंडिया सैन्य उपकरणों का समय आ गया है। यह बड़ी बात है और पूरी दुनिया ने ताकत देख ली है कि हमारे उपकरण जो है कितने ज्यादा वेपन्स बढ़िया हैं। पाकिस्तान वाले ने चलाया था, आप देख रहे होंगे आजकल एक इमेज खूब फैल रही है इंटरनेट पर, तो पाकिस्तान वाले ने चाइना से लिया था। अब चाइनीज सामान क्या है भाई साहब जानते होंगे, कभी चाइना में शादी मत कर लीजिएगा भाई साहब, ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आज लाएंगे कल मामला गड़बड़ा जाएगा सब, ठीक है। तो चाइना वाली लड़की से कभी शादी मत कीजिएगा, ठीक है। हमेशा भारतीयों पर विश्वास कीजिएगा, अमेरिका में कभी मत कीजिएगा। कई लोग पाकिस्तानी शादी कर लेते हैं, बताइए अभी सीमा हैदर शादी कर ली थी, बताओ चर्चाओं में रही थी वो, बताओ कैसे कैसे लोग हो जाते हैं। अरे भारत कम खूबसूरत है क्या भाई, दुनिया का सबसे सुंदरतम देश है जो आपका भारत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत के लोग की शादी करिए, नहीं कि वहां से कर लीजिए, नहीं तो चाइनीज वाला मामला निकल जाएगा। उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों के शानदार प्रदर्शन के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कैनेस टेक्नोलॉजी, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव जो है डॉक शिप बिल्डर्स, आउंटेल, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, एस्ट्रा मैक्रो, डेटा पैटर्न और कई अन्य कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है। और भारत की कंपनियों में तो उछाल आया है, लेकिन चाइना की कंपनियां धड़ाम से नीचे आ गई हैं, उनका अंक डाउन हो गया है। तो उधर चीन की रक्षा कंपनियों के शेयरों में 9% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। तो बड़ी बात है अपने आप में। चीन की एवीआईसी, चेंगुदू एयरक्राफ्ट कंपनी, चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, झुझोउ होंगोडा सहित कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सिर्फ प्रधानमंत्री का एक सिंगल सा स्टेटमेंट, आप अपने देश के प्रधानमंत्री की ताकत को समझिए कि अगर बंदा आता है टीवी पर कुछ बोल के चला जाता है, पूरी इकोनॉमी भाई साहब इधर से उधर हो जाती है। बहुत बड़ी बात है कि किसी देश के प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट जो है अपने आप में बड़े लेवल का जो है क्या कहते हैं परिवर्तन करता है। कुछ महीने पहले मालदीव का मामला भी आया था और चले गए घूमने भाई साहब विवेकानंद उधर क्या कहते हैं उधर संग्रहालय वगैरह में। आपने देखा कि कितने बड़े स्तर पर परिवर्तन आ गया मालदीव को लेकर के। ये बड़ी ताकत है आपके देश की कि आपके प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो वो अपने आप में बड़ी ग्लोबल न्यूज बन जाती है अपने आप में और इकोनॉमी इधर से उधर पूरी की पूरी हो जाती है। ये आपके देश की ताकत है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये ताकत अभी आपने भारत पाक युद्ध के समय में देखा कि किसी देश ने चू तक नहीं किया भारत के हमले को लेकर के, ठीक है। तुर्की ने थोड़ा बहुत ही तामझाम किया, बस बाकी कुछ नहीं। चलिए, वो भी चुपके से हेल्प किया पाकिस्तान की। चलिए, तो ये पॉइंट आपके सामने क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब बातें आप यहां पर देख सकते हैं। और नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत चौथे स्थान पर है जिसका रक्षा बजट जो है 75 जो है बिलियन अरब डॉलर है। अपने आप में बड़ी बात है अपने आप में, और इसको मैंने एक दिन समझाया भी था। मैंने कई बार कहा है कि सरकार एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस पर खूब पैसा लगा रही है, ठीक है। चलिए, यह बजट भारत सरकार के कुल बजट का लगभग 13.45% है, जो सैन्य, आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और रणनीतिक तैयारियों के बढ़ावा देने के लिए आवंटित किया गया है, ताकि हम डिफेंस सेक्टर में मौजूद हो सकें। 2025 में रक्षा बजट के आधार पर शीर्ष 10 देशों की सूची निम्नलिखित है, यानी कि टॉप 10 कंट्रीज कौन है जिनका रक्षा बजट कितना कितना है। नंबर 1 पर है
संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका जो है बजट आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इतना पैसा जो है क्या कहते हैं खर्च करता है अपने जो है सुरक्षा के लिए। चीन दूसरे नंबर पर आता है, रूस तीसरे नंबर पर आता है और भारत जो है 75 अरब डॉलर के साथ में चौथे नंबर पर आता है। यानी कि चौथी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? भारत है, जो अपने डिफेंस सेक्टर को क्या कर रही है, मजबूत कर रही है। और वह दिन दूर नहीं जब हम जो है चाइना को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, हम जो है चाइना को पीछे कर देंगे, तब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो है ताकत के रूप में आप उभर आएंगे। तो ये देश आपका चौथा नंबर है। इन चारों देश, ये जो 4 कंट्री हैं, इन 4 कंट्री के नाम आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद सऊदी अरब आता है, फिर यूनाइटेड किंगडम आता है, फिर जापान आता है आपका। ठीक है, चलिए जापान के बाद फिर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका फ्रांस है, फिर आपका यूक्रेन है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए, रक्षा बजट के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, आगे नई ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया अभी हाल ही में। तो भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित, ठीक है, की गई नई ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। बढ़िया है, स्वदेशी रूप से बनाया गया है। ड्रोन हमलों को ये क्या करेगी, नेस्तनाबूद कर देगी अपने आप में। ठीक है, यह कम लागत वाली हाई किल मोड में काम करने वाली प्रणाली है, जिसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने डिजाइन और विकसित किया है। तो इसका नाम आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। हो सकता है नाम आपसे पूछ ले कि ये जो आपका जो भार्गवास्त्र है, ठीक है, भार्गवास्त्र है, इसको किसने जो है बनाया हुआ है। तो इस कंपनी का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। ये यहां पर आप लोग देख पाएंगे, परीक्षण करते हुए यहां पर आपको ये दिखाया गया है यहां पर। ठीक है, किस तरीके से जो है हमला कर रही है। इसका उद्देश्य ड्रोन झुंडो, जो ड्रोन झुंड एक साथ आते हैं ना कई सारे, जो कि पाकिस्तान छोड़े थे अभी, जिनको हमारे यहां पर उसको खत्म कर दिया गया। तो इसका उद्देश्य ड्रोन झुंडों से उत्पन्न बढ़ते खतरे को कुशलता से क्या करना है, समाप्त करना है। जब एक झुंड में जब ड्रोन आते हैं तो कई बार क्या होता है, उसको जो है रडार कैप्चर नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे यहां पर ऐसी टेक्नोलॉजी है, S-400 जैसे क्या कहते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम झुंडों को खत्म कर सकते हैं। इसमें इसी में जो है एक प्राणी हमारे साथ जो है भार्गवास्त्र के रूप में जुड़ गई है, जो कि ड्रोन हम लोगों को क्या करेगी, किल कर देगी। ठीक है, ये बड़ी बात है अपने आप में। 13 मई को उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया। और भार्गवास्त्र में 2 परतों वाली सुरक्षा प्रणाली है। पहले में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट होते हैं, जो 20 मीटर के घातक दायरे में झुंड रूपी ड्रोन को समाप्त कर देते हैं। और दूसरे में पहले से परीक्षण किए गए गाइडेड माइक्रो मिसाइल हैं, जो सटीक हमले में सक्षम है। यह प्रणाली छोटे ड्रोन को 2.5 किलोमीटर दूर से पहचान कर समाप्त कर देती है। 2.5 किलोमीटर पर देखिएगी और मामला खत्म वहीं पर। अब देखो, इसकी खास बात यह है कि इसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों यानी कि 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई समेत किसी भी इलाके में आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसका रडार 6 से 10 किलोमीटर दूर तक के सूक्ष्म हवाई खतरों को पहचान सकता है और IR सेंसर के माध्यम से कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों को सटीकता से ट्रैक किया सकता है। यानी कि इसकी कैप्चरिंग जो पावर है, ठीक है, वो बहुत तेज है, फास्ट है। इससे ऑपरेटर को झुंड या व्यक्तिगत ड्रोन को पहचानने और नष्ट करने में आसानी होती है। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के अनुसार भार्गवास्त्र वैश्विक स्तर पर एक उल्लेखनीय जो है क्या है, नवाचार है अपने आप में। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर लिखी गई, आप इसको पढ़ सकते हैं। यह मेक इन इंडिया मिशन के लिए एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है अपने आप में। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आप ये प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही है। बताइए, यू हैव 2 मिनट टाइम। चलिए बताइए, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलो बताओ, पढ़ो, कौन सा कथन सही इसमें से बताइए मुझे जल्दी से। क्या होगा भैया जी लोग इसका ऑप्शन सही? इसमें से दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अनीता आनंद को विदेश मंत्री अभी नियुक्त किया है। अभी आप जानते हो कि हाल के वर्षों में कनाडा और भारत में डिस्प्यूट था अपने आप में कई मामलों को लेकर के। तो अभी जो विदेश मंत्री वहां बनाई गई हैं, कहा जा रहा है कि वो जो है क्या कहते हैं, भारत को लेकर के थोड़ा गंभीर रहेंगे और हमारे संबंध मजबूत होंगे। ठीक है, तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन, मार्क कार्नी ने अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। और जस्टिन ट्रूडो जो थे, उनके कार्यकाल के दौरान भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। जब इनका कार्यकाल था भाई साहब का, तो दिक्कत हो रही थी। वर्ष 2015 में ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कनाडा भारत संबंधों में लगातार उतार ही आता रहा। यानी कि
जब से ये पीएम बने थे तब से कनाडा भारत में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती नजर आ रही थी आपके सामने, है ना। चलिए ये सारे पॉइंट यहां पर लिखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। और कनाडा के पीएम ने मनिंदर सिद्धू को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री और भारतीय मूल के 2 अन्य लोगों को राज्य सचिव भी नियुक्त किया है और यह पद राज्य मंत्री के समकक्ष माना जाता है। रूबी सहोता जो पहले लोकतांत्रिक संस्थाओं की मंत्री थी, उन्हें राज्य सचिव बनाया गया है और अपराध से निपटने का प्रभार दिया गया है। रणदीप सराय 10 राज्य सचिवों में से एक है और वे अंतर्राष्ट्रीय विकास से निपटेंगे। तो ये कुछ पद हैं जिनकी नियुक्ति भी की गई है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी है। खासकर विदेश मंत्री का जो पद है वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। बताइए हाल ही में किसे कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो सिंपल सी बात है, किसे किया गया है? क्या है ऑप्शन सही होगा? ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि अनीता आनंद को। बस ठीक है। अब आपके लिए एक आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है? हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन और मेथेन। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आप लोग को, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, मेन कंपोनेंट कौन सा है? हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन और मेथेन। ठीक, चलिए अब ये आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट है। पीसीएस बैच हम लोग चलाते हैं जहां पर आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तैयारी कराई जाती है यहां पर आपको। और इसमें जो है प्री का पीवाई क्यूज आपका, मेंस का पीवाई क्यूज आपका, डेली आंसर प्रैक्टिस आपकी, है ना, डेली टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ कराया जाता है और किसी बाहरी नोट्स और किताब को लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने इस बैच को लिया और बैच को लेने के बाद अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं, आपकी सारी फीस क्या हो जाएगी? वापस कर दी जाएगी एज ए रिवार्ड। ये बड़ी बात है, कोई संस्थान फीस नहीं वापस करता, हम लोग कर देंगे आपकी मेहनत को सलाम करते हुए, ठीक है। तो ये बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेसिक से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि एकदम से स्टैंडर्ड पढ़ाने लग जाए, आपको बिल्कुल समझ में आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्टैंडर्ड से लेकर के हाई तक लेवल तक हम लोग जाएंगे यहां पर, ठीक है। और आप टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हैं। कोई समस्या आपको बैच में आती है, कोई इशू होता है, तैयारी कैसे करें, कैसे तैयारी नहीं करें, क्या करना चाहिए हमें, अगर आप इंटर के बाद तैयारी करते हैं तो क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, इन सभी बातों के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440920 पर आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा या डायरेक्टली आप कॉल कर लीजिएगा। सर पीसीएस के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, मुझे कोचिंग करनी है, तैयारी कैसे करें कैसे ना करें, कोई भी सहायता अगर आपको चाहिए, इस नंबर पर आप सीधे मुझसे संपर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर ये हो गया हमारा न्यूज। और अब आपके सामने एक प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, ये मुझे बताइएगा। ये बड़ा चर्चाओं में रहता है, धर्मनिरपेक्षता हो गया, मत निरपेक्षता हो गया, ठीक है। ये सब चीजें कई बार चर्चाओं में रहती हैं। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। और ये जो है आपका पेपर फर्स्ट में जो है क्या है, इंडियन सोसाइटी का ये सेक्शन है, ठीक है। इसको लिखिएगा आप लोग और इसका आप चाहें तो उत्तर मुझे मेरे इसी नंबर पर जो यहां पर मैंने अभी आपको बताया है, यहां पर आप मुझे भेज भी सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा आज का वीडियो, बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पाकिस्तान के बारे में सोचते रहिए, ठीक है। अब की बार जब युद्ध होगा तो मामला जो है क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा पाकिस्तान का, ठीक है। चलिए फिर ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।